Good morning, students. How are you, beta? I hope you are very well at your place. Today we are going to our new topic. लेसन नंबर 1 किया था ना हमने जियो का, उसका न्यू नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। यानी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? संसाधनों का विकास, यानी कि रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो, इसके बारे में आज रीड करेंगे। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। यानी संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही चीज़ों के लिए ज़रूरी है हमारे पास ये। एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या, ऐसा विश्वास किया जाता था कि उस टाइम में कि संसाधन जो प्रकृति की देन है। आज भी हमें पता है ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रकृति नेचर की हमारे को देन है। इसके बाद क्या है, परिणाम स्वरूप मानव ने अपना अंधाधुंध उपयोग किया है इन चीज़ों का। रिजल्ट क्या हुआ है कि ह्यूमन बीइंग ने यूज किया इनका, और वो भी किस तरीके से? इनडिस्क्रिमिनेटली। एंड दिस हैज़ लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। जिस वजह से हमारे को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पैदा हो गई है नई नई समस्याएं। उनको कैसे? जैसे कि डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हो गया है, वो खराब हो गए हैं। मतलब उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमें नुकसान हो रहा है। अगला पॉइंट क्या कहता है? एक्सपेंडेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स। यानी कि कुछ एक संसाधन जो है समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों के संसाधन संपन्न हुए, जैसे साधनहीन हो गए हैं या फिर अमीर जो है और गरीब में बंट गए हैं। अमीर के पास बहुत सारे साधन हो गए और गरीब इस चीज़ों के लिए क्या कर रहा है? तरस रहा है, बेचारे को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या आता है? इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो गया कि वैश्विक जो परिस्थितियाँ हैं वो संकट पैदा करने वाली हो गई है। जैसे कि भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत जो है वो खराब होनी शुरू हो गई है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है, भूमि का नवीनीकरण आदि है। ठीक है जी। इसके बाद में क्या आ गया है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो मानव का जीवन है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो उसकी गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। भाई बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि ऐसा ना हो कि सारा का सारा अमीर व्यक्तियों के पास ही हो, गरीबों के पास भी एक दो साधन होने चाहिए। यदि कुछ ही व्यक्तियों या देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन के उपयोग का योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ से सतत पोषणीय विकास का भी एक हिस्सा है। यानी ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आप लोग पेट्रोल वाले साधन यूज करें, सारे डीजल वाले यूज करें। कुछ हद तक आप प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्स वाली चीज़ें हैं वो भी यूज करें। ठीक है जी, इसके बारे में इन्होंने बताया है। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है आपका ये वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास। ये क्या होता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि सतत जो पोषणीय विकास है, जो आपका सस्टेनेबल है, वो क्या है? आर्थिक विकास। पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास जो है
वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो है वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की आलोचना न करे, मतलब उनकी किसी तरह से क्रिटिसाइज ना करे उनको। ठीक है जी। आगे हमारे पास क्या है इस बारे में, रियो डी जेनेरो पृथ्वी जो अर्थ समिट 1992, यानी कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, यानी ये जून के अंदर हुआ था। और इसमें क्या था कि 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था, यानी हल ढूंढने के लिए इसका यूज किया गया था। इस प्रकार से इसको क्या किया गया था कि इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक जो विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। और रियो सम्मेलन में क्या हुआ कि भूमंडलीय जितने भी यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे उन पर सहमति जताई गई। और 21 सेंचुरी में जो सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, या फिर उसके लिए मंजूरी दे दी गई, स्वीकृति दे दी गई। ठीक है जी, ये इसके बारे में राइट था। इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। इसमें देखा है आगे होना चाहिए ना, ये रहा सारा कुछ इसके अंदर यहाँ से होता है। इसके बाद में एजेंडा 21 रह गया ना। एजेंडा 21 के अंदर क्या था कि यह एक घोषणा जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के अंदर क्या किया गया था, संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट और विकास सम्मेलन UNCED, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था सभी के सभी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था कि भूमंडलीय जो सतत पोषणीय विकास है, ये जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है, उसका यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य था समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटा जाए। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य ये था कि इसका मेन पर्पज ये था कि प्रत्येक जो स्थानीय निकाय है अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे किसी भी तरीके से। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे करते हैं, यहाँ तक हो गई ये रहा जी रिसोर्स प्लानिंग, जिसके अंदर क्या आएगा, रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आएगा संसाधन का नियोजन, किस तरीके से संसाधन का नियोजन किया जाए। प्लानिंग इन द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज of resources. It has importance in a country like India which has enormous diversity in the availability of resource, यानी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है, मतलब एक तरह के साधन की बहुत ज़्यादा हमारी है, परंतु दूसरे तरह के संसाधन की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता में संदर्भ आत्मनिर्भर है, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर क्या है महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी भी है। जैसे कि हमारे को कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे भी ये देखो, ये दे रखा है यहाँ पे, ये रहा झारखंड वगैरह, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में क्या है खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है।
राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश जो सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, जो प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है हमारे को, जो रीजनल एंड लोकल लेवल्स को कंप्लीट कर सके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसोर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो है वो रिसोर्स का किस तरीके से प्लान किया जाए। इसमें क्या आएगा कि रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, यानी जो संसाधन नियोजन है एक जटिल प्रक्रिया जिसमें कई तरह के सोपान। नंबर 1 पे क्या दे रखा है हमारे को कि देश के जो अलग अलग प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों तरीकों से अनुमान लगाना व उनको मापना, यानी कि उनकी कितनी ही क्वांटिटी चाहिए, कितनी ही उसमें क्वालिटी चाहिए, ये दोनों का उनका डिसीजन लेकर के उनको आगे बताना। ख भाग के अंदर क्या आ जाएगा इसमें, एवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans, यानी कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। नेक्स्ट आ जाता है सी पर। इसमें क्या है कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास में आपस में एक तालमेल स्थापित करना। इसके बाद क्या कहता है, इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद भारत में संसाधन जो थे, जितने भी हमारे रिसोर्स थे, उनके नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहली 5 योजनाएं जो है वो से ही प्रयास किया गया था। पहले सिर्फ 5 योजनाएं ही हमारे सामने आई थी और उन्हीं का ही प्रयोग किया गया था, उन्हीं के बारे में ही हमारे को बताया गया था। तो वो कैसे आई थी, क्या था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन बट मेयर अवेलेबिलिटी of resource in the absence of a corresponding change in technology and institution may hinder development। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए क्या होता है कि रिसोर्स के जो सबसे पहली नेसेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और सबसे पहली शर्त यही होती है, कंडीशन यही लगाई जाती है। परंतु जो टेक्नोलॉजी है और जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए क्या हो जाता है कि अंदरूनी जो होती है वो परिवर्तनों के अभाव में और मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही क्या हो सकता है, उनका विकास संभव नहीं होता। देश में बहुत से क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। कि उनके पास साधन है लेकिन फिर भी वो पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो किस तरीके से उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ये डेफिनेशन दे रखी है, कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच अबाउट इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलपमेंट रीजन। इसका मतलब क्या है कि क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और संसाधन विहीन है परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों में काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति होने के कारण क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं भाग के थोड़ा सा। कि उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के संरक्षण की वकालत की है।
करते हैं, यहाँ पे करते हैं कि उपनिवेशकारियों देश में ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया है, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन जो है वो किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो। दूसरा क्या हो, इंस्टीट्यूशनल परिवर्तन किए जाए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है कि जब तक भारत में डेवलपमेंट सामान्य तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः जो रिसोर्स है उनकी उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि उनकी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल और जो ह्यूमन क्वांटिटी है उनके अकॉर्डिंग और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। इन सभी चीज़ों को मिला करके ये सब इस तरह की स्थिति आई है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स यानी संसाधनों का संरक्षण। इसके अंदर क्या आएगा कि संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सबको पता है, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी वॉज वेरी एक्टिव कि गांधी जी ने क्या कहा था इसके बारे में हमारे को कि संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की गई है कि उन्होंने अलग से वर्डिंग यूज की थी इसके लिए कि ही प्लेस द ग्रीडी एंड देयर इज इनफ फॉर एवरी बॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज नीड, कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। हम अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए भाई, संभल कर संसाधनों का यूज कीजिए। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, इसके स्थान पर अधिक बड़े समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा गया आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी थोड़ा सा बताया गया है भाई, इसको देख लेना आप लोग। एज द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। और उसके बाद क्या हुआ कि 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, पुस्तक का नाम भी बहुत सुंदर है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से दोहरा दिया उसको कि 1987 में ब्रूंडटलैंड आयोग द्वारा जो वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में जो योगदान दिया गया है, इस रिपोर्ट के तहत पोषणीय विकास यानी सबस्टैंडर्ड डेवलपमेंट है, उसकी संकल्पना प्रस्तुति की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा जो है आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई। और 1992 में क्या हुआ कि ये पृथ्वी सम्मेलन द्वारा आयोजित की गई। ठीक है जी, इसके बाद में आता है लास्ट पॉइंट करते हैं ये लैंड रिसोर्स वाला, भू संसाधन। इसमें क्या है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, सबको पता है, इस पर अनेक तरह के जो आर्थिक क्रियाकलाप होते रहते हैं और अलग अलग रूपों में हम इसका प्रयोग करते रहते हैं। भूमि पर एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि हमारे को पता है प्राकृतिक संसाधन है।
प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। सारी की सारी चीजें ये हमें पता है, सारा का सारा हमें यहीं से मिलता है। लेकिन आगे क्या कहता है इसके बारे में, तो इससे क्या होता है इसके बारे में, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध जो भूमि का अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। अगर इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, कि भारत में जो है ना भूमि पर विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियां हैं, जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप पाए जाते हैं। नियर अबाउट 43% जो लैंड है वो वहाँ का जो भू क्षेत्र है वो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक तरीके से प्रयोग होता है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर फैले हुए हैं। वे कुछ एक 12 मासी नदियों के प्रवाह से सुनिश्चित करते हैं कि पर्यटन विकास के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण भी है। और देश का जो क्षेत्रफल है वो 27% हिस्सा पठार क्षेत्र में भी फैला हुआ है। इसके बाद क्या इस क्षेत्र में जो है खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, वनों का अपार संचय कोष है। ये सारा का सारा हमारे को इस तरीके से मिला हुआ है। ये देखो इसका डायग्राम भी है यहाँ पे, कि जो प्लेन्स है, मैदान है, वो कितने हिस्से में है, 43 में है। माउंटेन पर्वत है वो कितने हिस्से में है, वो हमारे पास है 30 में, वो अभी मैंने पढ़ा है। प्लेट्यूज है वो कितने में, येलो वाला 27% में। ये सारा कुछ अभी अभी मैंने पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा है ना ये सारा का सारा। अब अगला आ जाएगा लैंड से रिलेटेड, भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।